आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के तीन लॉ न्यूटन्स ने तैयार किए थे। ठीक है, उसने 1687 में एक किताब लिखी थी। उस किताब में इसका मेंशन किया और इसी थ्री लॉ ऑफ मोशन के लिए लंदन की जो महारानी है फर्स्ट एलिजाबेथ, उसने उसको सर की पदवी दी थी, सर का खिताब दिया था। ठीक है, इसे उसे कहते थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन, सबसे ये जाना जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन के थ्री लॉ ऑफ मोशन क्या है? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है तो उसके ऊपर कौन सा लॉ लगता है, उसके नियम क्या है, कौन से रूल है, उसको समझाने की कोशिश उस किताब में उसने की थी। बराबर है। नाउ यहाँ पे सबसे फर्स्ट लॉ देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका और एक नाम है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम और है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जड़त्व यानी जाड़ापन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जाड़ापन जो होता है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है? ठीक है, बहुत ही सिंपल केस उसने समझाई थी कि मान लो यहाँ पे एक बॉल है, एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस है और एक बॉल है। ठीक है, बॉल ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा नहीं कर ले तो यहाँ पे। ठीक है, एक बॉल है। ठीक है, और यहाँ पे एक सिचुएशन, क्या सिचुएशन है यहाँ पे? ये बॉल या रेस्ट में है। ठीक है, अब ये बॉल किसी सरफेस पे रेस्ट में इसलिए है और तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। ठीक है, ये बॉल रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, तब तक ये बॉल रेस्ट में रहेगा। और ये बॉल रेस्ट में क्यों है? क्योंकि ये बॉल अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पे सरफेस के ऊपर। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कहाँ पे? ऑन सरफेस। ऑन सरफेस अपने मास के द्वारा ये क्या कर रहा है? अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, इसलिए ये रेस्ट में है। इसलिए ये कैसा है? रेस्ट में है। और ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। जब तक कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो बहुत ही सिंपल ऐसा ये फर्स्ट लॉ है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनर्शिया, इनर्शिया जो है उस बॉडी का वो क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है उस जगह के ऊपर, इसलिए वो रेस्ट में रहेगा। और उसको मोशन में लाना है, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है। ये बॉल को अगर मोशन में लाना है, इस बॉल को अगर मोशन में लाना है तुमको, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है, द ऑब्जेक्ट is at rest till external force is not applied. External force is not applied. ठीक है,
ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में ही रहेगा कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, और वो अपने इनर्शिया के कारण एक फोर्स अप्लाई कर रहा है उस सरफेस के ऊपर, जिसके कारण वो क्या है, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल तुम देख सकते हो। अगर किसी टेबल के ऊपर, बराबर है, किसी टेबल के ऊपर अगर मैंने एक डस्टर रख दिया यहाँ पे, इस टेबल के ऊपर मैंने अगर कोई डस्टर रख दिया है, ये डस्टर है, मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर है। तो ये डस्टर जो है ये अपने इनर्शिया के कारण, इसके इनर्शिया के कारण ये क्या करेगा, टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण ये रेस्ट में है, जिसके कारण ये कैसा है, रेस्ट में है। ओके, और ये डस्टर तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। जब तक कोई बंदा जाके उस डस्टर को उठाएगा नहीं, ये मान लो मेरे पास डस्टर है, ये डस्टर को मैंने टेबल पर रखा हुआ है, अब टेबल नहीं दिख रहा है तुमको, लेकिन मुझे दिख रहा है, तो ये टेबल के ऊपर तब तक पड़ा रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अभी मैंने इसको उठा लिया है, मतलब फोर्स अप्लाई कर लिया है, अब उठा लिया है, फोर्स अप्लाई कर लिया है, तो ये लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आया है क्या, नहीं, जब तक वहां पे है तब तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में है, तब तक रहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन जिसने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और हटा दिया, तो वो तो मोशन में आ गया ना भाई। अब मोशन में आएगा तो फर्स्ट लॉ लागू होगा क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फर्स्ट लॉ लागू हो रहा है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ही फर्स्ट लॉ लागू हो रहा है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, डस्टर अगर रेस्ट में है, बॉल अगर रेस्ट में है, तो ही फर्स्ट लॉ लागू होगा, सिंपल सी केस है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लॉ। ये बहुत ही सिंपल सा फर्स्ट लॉ था, ठीक है, उसका स्टेटमेंट भी मैंने नीचे में लिख के दिया है। तो चलो अब देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। हम इसका और एक लॉ बता सकते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल दे सकते हैं, और एक लॉ नहीं, और एक एग्जांपल दे सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल क्या रहेगा, मान लो कि तुम ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, अब ट्रेन में बैठे हो तो एक्चुअली तब तक ही बैठे रहोगे, ठीक है, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको उठ के जाना है कि नहीं जाना है। मान लो तुम बैठे हो और जैसे ट्रेन चालू हो जाती है तो एक एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारे ऊपर लगता है, जैसे ही ट्रेन चालू हो जाती है तुम्हारे ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जिसके वजह से तुम मोशन में आ जाते हो, यानी पीछे चले जाते हो या फिर आगे चले जाते हो, ऐसा है, धक्का पड़ता है तुम्हें, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण तुम क्या हो जाती है, तुम्हारी बॉडी मोशन में आ जाती है थोड़ी सी, नहीं तो तुम तो रेस्ट में बैठे हैं, बराबर है कि नहीं, ऐसा भी होता है, बस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, बस में बैठे हो, रेस्ट में बैठे हो, आराम से बैठे हो, बिल्कुल ऐसे सोए हो मुंह फाड़ के, और अचानक बस चालू हो जाती है और चलने लगती है, तो क्या होता है, तुम्हारे ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी मोशन में आ जाती है। तो ये जो है, ये एक एग्जांपल हम दे सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए ये एग्जांपल बेस्ट रहेगा। ओके, नाउ अब देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
इसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सा केस है, लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कोई अगर अभी बॉल वाला ही एग्जांपल फिर से लेता हूं मैं यहाँ पे। देखो, यहाँ पे एक बॉल है, ये सरफेस है ग्राउंड का, और यहाँ पे एक फुटबॉल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक फुटबॉल रखा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे एक बंदा है, ये फुटबॉल के साथ खेल रहा है। ठीक है, ये इसको किक मारने के लिए दौड़ा है। बराबर, ये दौड़ रहा है इसको किक मारने के लिए, और जैसे ये किक मारेगा बॉल को, मतलब ये फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे ये किक मारेगा बॉल को, वैसे क्या होगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आया? ये बॉल का अपना एक मास होता है। ठीक है, बॉल का एक अपना मास होता है, उसका एक मास। हर बॉडी का अपना एक मास होता है। मास के बारे में तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा डिटेल में समझाया था। लेकिन यहाँ पे उसका यूटिलाइज भी करना है थोड़ा सा, है क्या नहीं? तो बॉल का अपना एक मास है, हर बॉडी का अपना एक मास होता है। ये क्या कर रहा है, फुटबॉलर किक मार रहा है, इस बॉल को फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण ये बॉल जो है, ये बॉल को वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? बॉल को वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी बॉल क्या हो जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? मोमेंटम को हम P से शो करेंगे, कैपिटल P। ठीक है, कैपिटल P से शो करेंगे। और यहाँ पे बॉल का मोमेंटम किस वजह से हो रहा है, बॉल का मोमेंटम किस वजह से हो रहा है? बॉल का मोमेंटम हो रहा है तुम्हारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से, उसके मास को वेलोसिटी मिल गई। फोर्स अप्लाई करने की वजह से तुम्हारे मास को क्या मिल गई, तुम्हारे बॉल के मास को क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। फोर्स कैसे अप्लाई किया? किक मारने से, फुटबॉलर ने किक मारा बॉल को, तो बॉल को वेलोसिटी मिल गई। किक मारना मतलब फोर्स अप्लाई करना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m इनटू v। ये हो गया लिनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बड़ा मायने रखता है। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई करते हो, तो ऑब्जेक्ट का मास जो है उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। बॉल को अगर इधर किक मार रहा है तो इधर ही जाएगा, अगर इधर किक मार रहे हो तो इधर जाएगा। तो इसके ऊपर से उसका फोर्स का भी एक फॉर्मूला तैयार होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू, इसके नीचे लिख लेता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉल आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, मास उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। बराबर है? और भी एक एग्जांपल ऐसा है कि मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, ऐसा मान लो बड़ा सा बॉक्स रखा है, बहुत ही हेवी बॉक्स है। ठीक है, और एक बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस तरीके से ये बॉक्स इतना भारी है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, और इसका मास बहुत ही ज्यादा है।
मैक्सिमम है। अब यहाँ पे ये जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स के कारण ये बॉक्स नहीं हट पा रहा है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, नॉट इन मोशन, नॉट इन मोशन, ये मोशन में नहीं जा पा रहा है। ओके, तो दूसरी सिचुएशन क्या है कि दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे वही बॉक्स हमने फिर से निकाला, ठीक है, वही बॉक्स फिर से निकाला, यही बॉक्स है, लेकिन इस बार यहाँ पे ये बंदा फोर्स लगा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे और एक बंदा जो है फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों मिलकर जब फोर्स लगा रहे हैं तो तब जाके ये बॉक्स क्या कर रहा है, मोशन में आ गया, ये मोशन में आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर बॉक्स का वेट ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना जरूरी है उसको मोशन करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए, बराबर है। ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तुमको उसको मोशन में लाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए। ओके, नाउ अगर यहाँ पे बॉक्स वही है, इस बंदे से वो काम नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे दो जन मिलके क्या कर रहे हैं, उस बॉक्स को मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम हो गया, फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब फोर्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, बॉक्स मोशन में आ गया। तो ज्यादा मास है तो उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और कम मास है तो कम फोर्स अप्लाई करो, सिंपल सी बात है। ओके, मैं दो एग्जांपल देता हूं तुमको। मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, एक है डस्टर और एक है पेन, बराबर है, दोनों को मैंने किसी सरफेस पे रखा। अब इसको मोशन कराना है तो उसको मोशन कराने के लिए जितना फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही फोर्स इसके ऊपर अगर अप्लाई करता हूं तो कौन ज्यादा मोशन करेगा, ऑब्वियसली पेन ज्यादा मोशन करेगा, क्योंकि इसका मास कम है इसके कंपैरिजन में। जितना फोर्स डस्टर के ऊपर लगाया था मोशन कराने के लिए उतना ही फोर्स मैंने पेन के ऊपर लगाया, तो इसने ज्यादा मोशन कर दिया। अगर ये पेन के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मोशन कराने के लिए तो पेन तो मोशन करेगा, उतना ही फोर्स अगर मैं डस्टर पे लगाता हूँ इसको मोशन कराने के लिए, तो क्या डस्टर मोशन करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास के हिसाब से हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोमेंटम अगर प्रोवाइड करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोमेंटम प्रोवाइड करना पड़ता है तो उसके मास के हिसाब से फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मास ज्यादा तो ज्यादा फोर्स लगाओ, मास कम है तो कम फोर्स लगाओ, और जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में उसने मोशन करना चाहिए, और ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। ओके, उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है। तो उसका मैं स्टेटमेंट तुमको यहाँ पे लिख के देता हूं। If mass of the object is maximum, then maximum force is applied to accelerate the box या फिर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एक्सेलरेट करने के लिए मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
object, motion of the object, motion of the object in same direction as force. फोर्स का डायरेक्शन जो रहेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, है ना। इसका उल्टा क्या होगा कि भाई अगर मास कम है तो तुमको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा उसको मोशन करने के, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में वो मोशन करेगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है इसका फॉर्मूला बनता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ काम करता है, ठीक है, इस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ काम करता है। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की, ठीक है, बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। बहुत ही सिंपल सा लॉ है थर्ड लॉ भी। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, इसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा केस है इसमें। अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन तुमको देखने को मिलता है, उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इसलिए न्यूटन ने कहा था कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तुमको मिलेगा। इक्वल एंड अपोजिट वर्ड की तरफ ध्यान दो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तुमको मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर तुमने किसी दीवार के ऊपर जितने फोर्स से बॉल मारोगे, ठीक है, ये बंदा वही काम कर रहा है। यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, ये वॉल है, और यहाँ पे वो बंदा जो है वो यही काम कर रहा है जो है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, बॉल फेंक के मारेगा, ठीक है। ये अगर बॉल फेंक के मारेगा, जितने फोर्स से ये बॉल जाएगा उतने ही फोर्स से दीवार पे उसको वापस करेगा, ठीक है। जितना फास्ट ये जाएगा, जितनी वेलोसिटी इसकी रहेगी उतनी ही वेलोसिटी वापस में भी मिलेगी आयरन में। तो उसने कहा था एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमको मिलता है, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत ही सिंपल सा केस। अभी हमने एक और एग्जांपल देखा था बॉक्स वाला, तो भाई यहाँ पे एक बॉक्स था और एक बंदा क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, बराबर है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है ये बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये बॉक्स भी यहाँ पे सरफेस के ऊपर लगा रहा है। ये सरफेस के साथ उसका फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मान लो ये बंदा जो है बॉक्स को हटा नहीं पा रहा है, मोशन में नहीं ला पा रहा है, इसका मतलब क्या कि जितना भी फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण लग रहा है। दोनों फोर्स इक्वल होने के कारण ये मोशन में नहीं जा पा रहा, बॉक्स जो है मोशन में नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि इसने लगाया हुआ फोर्स और ये बॉक्स ने जमीन के साथ यानी सरफेस के साथ लगाया हुआ फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका वाला फोर्स है, इसका वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जो है ये दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है।
ये माइनस साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हर जगह क्या मिल रहा है? एक्शन और रिएक्शन मिल रहा है। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ पे बंदे ने बॉल फेंका, उसका फोर्स था F1, दीवार ने उस बॉल को रिटर्न किया, दीवार ने उस बॉल को रिटर्न किया, उसका फोर्स था F2। ये दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो हर एक एक्शन का क्या होता है? इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये है न्यूटन्स के तीनों लॉ, और इस तरीके से हमने देखे। और हर एक लॉ का हमने क्या किया? एक से ज्यादा एग्जांपल लेके हमने इसको समझने की कोशिश की। आगे देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ के लिए every action performed by ऐसे मत लिखो, every action is an equal and opposite reaction, opposite reaction। तो बहुत ही सिंपल है, F1 is equal to F2 बट माइनस डायरेक्शन, दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन।